हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट विद सुरेश में। दोस्तों, आज से हम भारत को आजाद करने में भिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बारे में और उनके रोचक तथ्यों को, उनके विचारों को और भारत को स्वतंत्र कराने में उनके योगदान को अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराने की कोशिश करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको सभी या अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से रिलेटेड और उनके विचारों और भारत को स्वतंत्र कराने में उनके योगदान से रिलेटेड रोचक तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वीडियो के माध्यम। दोस्तों, आपसे यही विनती है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको और भी स्वतंत्रता सेनानियों को जानने का मिले और आप और अपने दोस्तों रिलेटिव शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के एक अद्भुत स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो एक अपनी ही एक अलग फौज तैयार, भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक अलग ही फौज तैयार कर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के जानने से पहले बेसिक जानकारी देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ। दोस्तों, जो उड़ीसा में है, एक हिंदू कायस्थ परिवार। दोस्तों, ब्रिटिश भारत के समय कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का उड़ीसा डिवीजन में था, जो अभी उड़ीसा में। दोस्तों, उनके पिता के बारे में जाने तो उनका नाम जानकीनाथ बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती। उनके पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। दोस्तों, उनके पिता बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें 6 बहनें और 7 भाई, और ये सभी लोगों में 9वें स्थान पर। दोस्तों, उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवनास कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेकर एक अकादमिक शिक्षा पूर्ण। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के मन पर प्रिंसिपल में बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा, उन्होंने 15 वर्ष विवेकानंद की साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया। दोस्तों, 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने की वजह से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की और 1916 में जब वो दर्शन शास्त्र ऑनर्स में BA के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया। दोस्तों, उनका बचपन से ही एक लीडरशिप की व्यक्तित्व वाले। दोस्तों, 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए आयोग घोषित कर दिया गया। दोस्तों, उनका मन बचपन से सेना में जाने का करता था। इसी वजह से उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूर के रूप में प्रवेश पा गए। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी इकाई होती है जिसे आर्मी की प्रशिक्षण दिया जाता ताकि वक्त आने पर देश की सेवा कर सके। दोस्तों, सुभाष जी के पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में बने, ICS बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक बार ही परीक्षा दे सके और उन्होंने अपने पिताजी से 24 घंटे का समय लेकर उस पर विचार किया और उन्होंने एग्जाम देने का फैसला और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। तब दोस्तों, इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करके ही परीक्षा देते। लंदन के स्कूल में तैयारी के लिए दाखिला नहीं मिल पाया तो दोस्तों, उन्होंने फिर किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे दोस्तों, उनकी रहने व खाने की समस्या तो हल हो गई। दोस्तों, हॉल में एडमिशन लेना एक बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त करते हुए पास कर लिया। लेकिन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के दिलों और दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में ICS बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। फिर उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES मॉन्टेग्यू को अपना त्यागपत्र दे दिया और यह सूचना अपने माता पिता को और देश बंधु चित्तरंजन दास को लिखा। इस फैसले से उनके माता पिता गर्व कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने 1921 में अपनी डिग्री के साथ स्वदेश लौटाए और फिर दोस्तों शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। देश बंधु चित्तरंजन दास के कार्यों के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान से प्रेरित होकर वे भी उस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह पर मुंबई में महात्मा गांधी जी से मिले। उनकी पहली मुलाकात महात्मा गांधी की 20 जुलाई 1921 को हुई। देश में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे असहयोग आंदोलन में पहली बार सुभाष जी ने बंगाल में दास बाबू के नेतृत्व में सहभागी बने। सुभाष कोलकाता महापालिका के प्रमुख अधिकारी बन गए। उन्होंने अपने
अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्होंने भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले के परिजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। दोस्तों, बहुत जल्द ही सुभाष देश के महत्वपूर्ण नेता बन गए। सुभाष जी ने युवाओं के लिए इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1928 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ। वहां उन्होंने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। दोस्तों, अगर आगे जाने तो सुभाष जी गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेट मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। फिर ये तय हुआ कि 1 साल का समय अंग्रेजों को देते हैं और अगर डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं पूरी की तो पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष जी पूर्ण स्वराज की मांग को एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी दोस्तों, अंग्रेजों ने उन पर लाठी की बौछार करके उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अंग्रेजों से गांधी जी ने समझौता करके सभी कैदियों को बाहर निकाला और उसी समझौते में भगत सिंह ने नहीं निकल पाए, फांसी हो गई। दोस्तों, सुभाष जी चाहते थे इस समझौते को तोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भगत सिंह को न बचा पाने पर गांधी और कांग्रेस से नाराज हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन काल में 11 बार कारावास हुआ। पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 माह का कारावास हुआ। फिर 1925 में अपने साथी गोपीनाथ का अंतिम संस्कार किया, जो कि अंग्रेज के द्वारा उन्हें फांसी दिया गया। इससे अंग्रेजों ने सुभाष जी को ज्वलंत क्रांतिकारी समझ लिया और गिरफ्तार किया और बिना मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाए रखा। दोस्तों, जेल में उनकी तबीयत इतनी खराब होने लगी, अंग्रेजों ने उन्हें रिहा करने के लिए एक शर्त रखी, वे अपना इलाज यूरोप में कराएं। पर ऐसा हुआ नहीं, वो अपना इलाज डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे। महापौर के चुनाव में कोलकाता में जीते, जिससे अंग्रेज मजबूर हो गए और उन्हें रिहा किया। उसी तरह दोस्तों 1932 में सुभाष को फिर कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। इस बार उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि यूरोप जाना पड़ा। 1933 से 1936 सुभाष जी यूरोप में ही रहे। वहाँ इटली के नेता मुसोलिनी से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने उन्हें भारत को स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दे दिया। दोस्तों, आयरलैंड के नेता डी वालेरा सुभाष जी के अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, सुभाष ने यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले और उन दोनों ने भारत में गांधी के नेतृत्व की निंदा की। विट्ठल भाई की बीमारी के समय सुभाष जी ने खूब सेवा की, जिससे विट्ठल भाई ने अपनी सारी संपत्ति सुभाष जी को भारत स्वतंत्र कराने में सहायता करने के लिए सौंप दिया। लेकिन विट्ठल भाई सरदार भाई पटेल के भाई थे। 1934 में पिता की मृत्यु की खबर सुनकर कराची से कोलकाता गए। वह अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। 1934 में ऑस्ट्रिया में उन्हें एक महिला से मुलाकात हुई, जिनका नाम एमिली सेकाल था और उन्होंने उनसे प्रेम विवाह 1942 के बॉन्ड कास्टिक नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया और वियना में एमिलिया ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसे बोस जी ने तब देखा जब वो 4 सप्ताह की थी, जिसका नाम उन्होंने अनीता बोस रखा, जो आज भी कभी कभी अपने परिजनों से मिलने भारत आती रहती हैं। दोस्तों, 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुर में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले ही गांधी जी ने सुभाष को अध्यक्ष पद के लिए चुना था। इस अधिवेशन में नेताजी ने इतना प्रभावी भाषण दिया कि सभी नेता प्रभावित हुए और कुछ स्वार्थी नेता घबरा गए। पहली बार योजना आयोग का गठन नेताजी ने इसी अधिवेशन में किया। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था, मगर उन्हें सुभाष जी की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष जी ने इंग्लैंड की इसी कठिनाई का लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया और अध्यक्षीय कार्यकाल में कदम उठाना शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी से सहमत नहीं थे। 1939 में दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनने की बारी तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ शाह जैसे वैज्ञानिकों ने सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष रूप में देखना चाहा, लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने पट्टाभाई सीतारमैया को अध्यक्ष पद को नामित किया। लेकिन समझौता न होने पर बहुत दिन बाद कांग्रेस पद के लिए चुनाव हुआ। गांधी जी के विरोध के बावजूद नेताजी 203 वोटों से चुनाव जीत गए। पट्टाभाई सीतारमैया की हार को गांधी जी सह नहीं पाए।
गए और उन्होंने खुले रूप से नेताजी का विरोध करते हुए कांग्रेस को 2 भागों में विभाजित कर दिया। नेताजी इसी अधिवेशन में इतना बीमार हो गए कि उन्होंने अधिवेशन के बाद समझौता करने की बहुत कोशिश की, परंतु गांधी जी नहीं माने। नेताजी ने 29 अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष जी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से ही स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तेज कर दिया। सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। दोस्तों 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी ने युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति सुभाष जी को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ ये संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यहाँ काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष जी के स्वयं सेवक उसकी नींव की एक ईंट उखाड़ ले गए। दोस्तों यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष जी ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने ये स्तंभ धूल में मिला दिया, उसी तरह वह ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार ये भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे। इसीलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। दोस्तों कलकत्ता स्थित नेताजी भवन, जहां से सुभाष चंद्र बोस वेश बदल कर फरार हुए थे, इस घर में अब नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित कर दिया गया है। भवन के बाहर लगे होर्डिंग पर सैनिक कमांडर वेश में नेताजी का चित्र साफ दिख रहा है। दोस्तों नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष जी ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जिहाउद्दीन के भेष में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे यानी जो उनके बड़े भाई थे, उनके बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता के से दूर गोमोहा तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। दोस्तों पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। तो दोस्तों भगत राम तलवार के साथ सुभाष जी पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। दोस्तों पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने ये सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष जी 2 महीनों तक उत्तम चंद मल्होत्रा नाम एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहाँ उन्होंने पहली रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकाम रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावास में प्रवेश पाने की कोशिश की। दोस्तों इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावास ने उनकी सहायता की। आखिर में ऑरलैंड मेजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। दोस्तों बर्लिन में सुभाष जी सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष जी नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्राड सुभाष जी के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जी जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। लेकिन दोस्तों हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष को सहायता के लिए स्पष्ट वचन नहीं दिया। दोस्तों हिटलर द्वारा लिखी एक आत्मचित्रित पुस्तक को सुभाष जी ने कभी उसकी बुराई की थी, जिससे हिटलर नाराज था। सुभाष जी के माफी मांगने से अंततः सुभाष जी को हिटलर ने मदद करने की सोची। अंत में सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से अन्य उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी की कील बंदरगाह में
वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वहां जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर गई। वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी दो देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बी के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदली बदली हुई थी। यहाँ जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचाकर आई। दोस्तों, पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रास बिहारी बोस ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंप दिया। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजी ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद के सामने भाषण दिया। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया था। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में ये संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जीत लिए। ये दोस्तों, यह द्वीप आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोस्तों, उसके बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया और दोस्तों, इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आजाद हिंद फौज की स्थापना का उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तब भी गांधी जी ने उन्हें भी नेताजी कहा। दोस्तों, इसी के बाद उनकी दुर्घटना और मृत्यु की खबरें तेज होने लगी। जापान के टोक्यो शहर में रैकोंजी मंदिर के बाहर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जो ये बतलाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्हें रूस की सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरियन की तरफ जा रहे थे। इसी सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं पड़े। दोस्तों, 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहुकु हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदेही पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहुकु सैनिक अस्पताल ले जाया गया और जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, कर्नल हबीब रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार तोहाइको में ही कर दिया गया। उनकी अस्थियां दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो के रैकोंजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखकार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहुकु के सैनिक अस्पताल रात 21 बजे हुई। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956-1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार नेताजी के मृत्यु की नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में मर गए। दोस्तों, फिर 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया और 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने की कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अंतरित रहस्य बन गया। दोस्तों,
देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। चाहे वो फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने के लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इस हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी की लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया गया। दोस्तों, यह याचिका सरकारी संगठन इंडियाज स्माइल द्वारा दायर की गई है। दोस्तों, इस याचिका में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया। दोस्तों, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए। आत्मसमर्पण के उपरांत जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के पांव तले कहराता रहा। यही कारण था कि नेताजी और आजाद हिंद सेना का रोम हर्षक इतिहास टोक्यो के अभिलेखागार में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा। दोस्तों, नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णनातीत वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटे को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा। दोस्तों, आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन का विश्व हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता। भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्ध बंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। दोस्तों, जहां स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी के सामर्थ्य से घबराते रहे, तो स्वतंत्रता के उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य के अमिट प्रभाव से घबराते रहे। दोस्तों, स्वतंत्रता वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी के तैल चित्र को आसीन किया था। यह एक क्रांतिवीर द्वारा दूसरे क्रांतिवीर को दिया गई अभूतपूर्व सलामी थी। दोस्तों, अपने संघर्षपूर्ण या अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक रहे। अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रिम के अतिरिक्त उन्होंने 2 खंडों में एक पूरी पुस्तक भी लिखी, भारत का संघर्ष द इंडियन स्ट्रगल, जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था। ये पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुई थी। दोस्तों, उनकी आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही, लेकिन दोस्तों उसे पूर्ण करने की उनकी अभिलाषा रही, जिसका पता मूल पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बनाई गई योजना से स्पष्ट रूप में चलता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुगामी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए एवं रेडियो के माध्यम से भी उनके व्याख्यान प्रसारित हुए। पत्रों की एक बड़ी मात्रा में उनके निजी जीवन से भी संबंध है। दोस्तों, दिसंबर 1940 से नेताजी के अंतिम समय तक उनके पूर्ण विश्वासपात्र तथा निकट सहयोगी डॉक्टर शिशिर कुमार बोस ने नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना कर नेताजी के समग्र साहित्य के प्रकाशन का विशाल कार्य मुख्यतः विनोद सिंह चौधरी के साथ मिलकर 1961 ईस्वी में आरंभ किया और 1980 में 12 खंडों में संकलित रचनाओं के प्रकाशन का काम शुरू हुआ। दोस्तों, आरंभिक योजना 10 खंडों में समग्र साहित्य के प्रकाशन की थी, परंतु बाद में योजना 12 खंडों की हो गई। अप्रैल 1980 में स्वतंत्रता प्रथम बंगाल में इस प्रथम खंड का प्रकाशन हुआ। दोस्तों, इस समग्र वाङ्मय के प्रथम खंड में उनकी आत्मकथा के साथ कुछ पत्रों का प्रकाशन हुआ और द्वितीय खंड में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक भारत का संघर्ष का प्रकाशन हुआ। फिर अन्य खंडों में उनके द्वारा लिखित पत्र, टिप्पणियों, भाषणों के आदि समग्र उपलब्ध साहित्य का क्रमबद्ध प्रकाशन हुआ। महात्मा गांधी की तरह नेताजी के संदर्भ में भी अनेक संदर्भ रहित कथनों एवं अपूर्ण जानकारियों के आधार पर राय कायम करने
की बजाय उपयुक्त मुद्दों को उसके उपयुक्त एवं सम्यक संदर्भों में देखते हुए सटीक एवं प्रामाणिक राय कायम की जाए, वे बहुत सी सरल हैं। दोस्तों, ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है उसके बारे में, हमारे देश को आजाद करने में सुभाष चंद्र बोस जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को एक अपनी खुशी को लेकर देश को आजाद करने में झोर दिया, न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, इसी तरह के नेक्स्ट हम फिर एक क्रांतिकारी को अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू कराएंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।